हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम, एमएस अकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों, यूट्यूब पर यदि आप मेरे वीडियोस के द्वारा स्टडी करना चाहते हैं तो सर्च करें केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम बच्चों, ये चैनल का नाम है और इस चैनल पर आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के वीडियो। साथ ही आपको यहाँ पर मिलेंगे नीट प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग वीडियोज। बच्चों, इसके अलावा भी मेरे कुछ अदर चैनल है जिसका डिटेल यहाँ पर लिखा गया है। ब्लैक से ये चैनल का नाम लिखा है और इस चैनल पर आपको कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे यहाँ रेड से लिखा गया है। यदि आपको इन सब्जेक्ट्स की जरूरत हो तो आप इन चैनल्स को विजिट कर सकते हैं। बच्चों, हमारा चैप्टर क्या चल रहा है? क्लास 10 का हमारा चैप्टर चल रहा है ह्यूमन रेस्पिरेशन और इसमें आज हम स्टडी करने वाले हैं। बच्चों, इसमें आज हम क्या स्टडी करेंगे? छोटे छोटे टॉपिक्स जो मैंने आपको एक वीडियो पिछला हमारा बन रहा था उसमें कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था, जिस वजह से मैंने उस वीडियो को वहीं पर एंड कर दिया और आज उस वीडियो को मैं कंप्लीट कर रही हूँ। तो उसके कुछ पॉइंट्स जो रह गए थे वो भी हम देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है। उसके अलावा हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, ये भी हमारा एक वीडियो था जिसके कुछ पार्ट रह गया था, तो ये सारी चीजें मैंने इसमें इंक्लूड कर दी हैं और वो सब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो बच्चों, पिछला वीडियो जिसमें हमारा रह गया था टॉपिक हमने देखा था ब्रीदिंग। मैंने आपको बताया था कि एक वीडियो हमारा ऐसा होगा जिसमें कि छोटे छोटे टर्म्स जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, इनहेलेशन क्या कहलाता है, ठीक है, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, ये सब क्या होता है। ये सारे छोटे छोटे वर्ड्स के एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे हम, और मैंने वो चीज आपको पढ़ा भी दिया है। ठीक है, उसमें हमने ब्रीदिंग, वेंटिलेशन, ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर लिया था। और डिस्टर्बेंस आया था सेलुलर रेस्पिरेशन से, तो वहां से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चों? वह रेस्पिरेशन जो कि सेल के अंदर परफॉर्म होता है। ठीक है, इसका डिटेल भी हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि सेल के अंदर वो रेस्पिरेशन कैसे होता है। ठीक है, ग्लूकोज सेल के अंदर कैसे टूटता है, क्या वो इजीली टूट जाता है या बहुत सारे उसमें स्टेप्स होते हैं, वो सारा कुछ हम देखेंगे आगे। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है वह रेस्पिरेशन जो सेल के अंदर होता है। सेल के अंदर रेस्पिरेशन होने का मतलब ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज को तोड़ना, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, इसी को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल के अंदर ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ा जाएगा और तोड़ने के बाद CO2 H2O बाय प्रोडक्ट निकलते हैं और साथ ही क्या मिलता है हमको? 38 ATP की एनर्जी मिलती है। हमको एक्चुअल में सिर्फ इनकी ही जरूरत है, 38 ATP की एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, जो भी हम खाना खाते हैं, खाना किस लिए हम खा रहे हैं? ताकि हमको ये एनर्जी मिल सके। तो जो हमने खाना खाया उसको डाइजेस्ट किया, उसको एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद उस एब्जॉर्ब मटेरियल जो है, ठीक है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स जो है वो कहाँ पहुंचते हैं? हमारे सेल के अंदर, जैसे कि ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारा एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स है। जब हमने भोजन खाया था ना, उसका डाइजेशन किया था, उसका एब्जॉर्प्शन किया था, तब ग्लूकोज ये बना था और ये सेल के अंदर पहुंच गया। फिर हमने ब्रीदिंग किया, सांस लिया और हमने ऑक्सीजन को भी सेल के अंदर पहुंचा दिया। अब ऑक्सीजन जब सेल के अंदर गया तो वो ग्लूकोज को जाकर के तोड़ देता है और एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी का यूज हम करते हैं अपने डेली लाइफ के जो भी हमारी एक्टिविटीज होती है, हम खुद की एक्टिविटीज में भी उस एनर्जी का यूज करते हैं। और जो सेल होते हैं वो सेल खुद को जिंदा रखने के लिए, सेल के अंदर के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, बॉडी के अंदर जितने फंक्शन होते हैं, जैसे कि हार्ट हमारा हार्ट बीट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, इन सब फंक्शंस में जो भी एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है वो इसी सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा बनाए गए एनर्जी का ही हम इस्तेमाल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। मतलब एक्चुअल जो रेस्पिरेशन वाली बात होती है, जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं यानी कि हम सेलुलर रेस्पिरेशन की ही बात कर रहे हैं। तो क्या होता है डेफिनेशन रेस्पिरेशन का? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ना। इसके लिए हम सेंटेंस क्या देते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन की बात हो रही है यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन की ही बात हो रही है। ठीक है, रेस्पिरेशन मतलब हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, गैसेस एक्सचेंज की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चों टाइडल एयर वॉल्यूम। ये छोटा सा टर्म आपके आता है, ठीक है, तो वहां पर कंफ्यूजन होती है कि क्या दिया है छोटा सा ये टर्म टाइडल एयर वॉल्यूम क्या कहलाता है। देखिए, टाइडल एयर वॉल्यूम का मतलब होता है कि हम जब एक बार ब्रीथ कर रहे हैं, सांस लिया हमने, इनहेलेशन, सांस छोड़ा हमने, एक्सहेलेशन। ठीक है, तो जब हम सांस लेते हैं, ठीक है ना, काफी डीप ब्रीदिंग करो। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं, डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, जब हम सांस ले रहे हैं तो हमने कितना एयर लिया, एयर का बाहर के एनवायरमेंट से हमने कितना एयर लिया। हम कितना एयर लेते हैं बच्चों? 500 ml एयर लेते हैं पर ब्रीथ, हर एक सांस में। 2 सेकेंड का जो हमने सांस लिया
उसमें 500 ml एयर हमने अपने लंग्स के अंदर भरा, और जब हमने एक्सहेलेशन किया तो हमने 500 ml एयर को बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो हम जब लेते हैं तो 500 ले रहे हैं, और जब छोड़ रहे हैं तो भी हम 500 ml एयर ले रहे हैं। इस एयर से 500 ml हमने लिया, और 500 ml हमने इसमें बाहर निकाल दिया। इसी एयर के अमाउंट को बोला जाता है टाइडल एयर वॉल्यूम। ठीक है, कितना आपने लिया, वॉल्यूम कितना था, तो 500 ml वॉल्यूम है। लेकिन ये किसका है बच्चों, एडल्ट का। एडल्ट का मतलब जैसे कोई बच्चा क्लास 12 का बच्चा हो, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएगा, एडल्ट कहलाएगा। ठीक है, 12th के बाद, या फिर आपके पापा एडल्ट है, मम्मी एडल्ट है। ठीक है, तो जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट का ये कैपेसिटी होती है, इसको हम बोलते हैं टाइडल एयर वॉल्यूम। हमारे लंग्स में जब हमने सांस छोड़ा और हमने 500 ml एयर को जब हमने बाहर निकाल दिया, तो क्या हमारा लंग्स खाली हो गया? नहीं। क्या हमारे फेफड़े खाली हो गए? बिल्कुल नहीं। वो स्पेस जहां से हवा जा रही है बच्चों, वहां अभी भी हवा रहता है, उस लंग्स के अंदर अभी भी हवा रह जाता है। ठीक है, तो जो रेस्ट एयर जो हमारे लंग्स के अंदर बचा रह जाता है, ठीक है, रेस्ट एयर लिख दो यहाँ पर, रेस्ट एयर इन लंग्स, रेस्ट एयर इन लंग्स, जो हवा जो हमारे अंदर हमारे लंग्स में सांस लेने और सांस छोड़ने के बाद भी जो हवा हमारे लंग्स में बची रहती है, उसको हम बोलते हैं रेसिड्यूअल एयर वॉल्यूम। रेसिड्यूअल एयर वॉल्यूम। ठीक है, कितनी मात्रा होती है, ये सब चीजें बच्चों हमारे क्लास 10th में नहीं है, आपको ये सब चीजें 11th में पढ़नी होती है कि हम एक्स्ट्रा डीप ब्रीथ करके कितना और भर सकते हैं, मैक्सिमम कितना और निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना रेसिड्यूअल एयर वॉल्यूम होता है, ये सब पूरा डिटेल में जो है आपको ये पढ़ना है क्लास 11th में। तो रेसिड्यूअल एयर वॉल्यूम का मतलब आप समझ गए, क्या मतलब हुआ इसका, कि हमारे लंग्स में हवा छोड़ने के बाद भी, एक्सहेलेशन के बाद भी, जब हमने सांस छोड़ दी उसके बाद भी हमारे लंग्स के अंदर कितना एयर बचा रह जाता है। जो भी रेस्ट एयर जो बचा रह जाता है, हमारा लंग्स खाली नहीं होता, उसके अंदर कुछ एयर रह जाता है, उसी को बोलते हैं रेसिड्यूअल एयर वॉल्यूम। तो इस तरीके से बच्चों ये जो हमारा उस पार्ट में ये पॉइंट हमारे रह गए थे, ये यहाँ पर क्लियर हो गए, और वो एपिसोड जो अधूरा था वो यहाँ पर डन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम क्या देखेंगे, अब रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन आपने वैसे देख लिया, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन ये वाला जो प्रोसेस है ये डिटेल में हम देखेंगे, सेल के अंदर कैसे कैसे होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होता है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, डिटेल में देखेंगे। अब हम देखने जा रहे हैं बच्चों डिफरेंसेस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग आपने पढ़ लिया है, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म आपने देख लिया है, ठीक है, कैसे हम सांस लेते हैं, उसमें क्या क्या हमारे बॉडी का कौन कौन सा पार्ट पार्टिसिपेट करता है, सब कुछ हो चुका है। ठीक है, देखिए ब्रीदिंग का मतलब क्या हुआ, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग इन्वायरमेंटल गैसेस। जो इन्वायरमेंट की गैस है उनको अंदर लेना और उनको बाहर निकालना, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं ऑक्सीजन लेना, CO2 बाहर निकालना, इट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ये बच्चों ब्रीदिंग नहीं है, मतलब ब्रीदिंग ही है, बट ऑक्सीजन लेना और CO2 निकालना, हम ऑक्सीजन कैसे ले सकते हैं, क्या हम सेलेक्ट कर करके एक एक ऑक्सीजन कैसे ले सकते हैं, बाहर में जो भी हवा में रहेगा वो सब हमारे साथ अंदर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे सब फिल्ट्रेशन का काम होता है, टेम्परेचर मेंटेन करने का काम होता है, वाटर ह्यूमिडिटी मेंटेन करने का काम होता है, सारा काम होता है। बट गैसेस तो यहाँ पे जो भी है वो सारी गैसेस अंदर जाएगी, उसमें से केवल ऑक्सीजन अकेले जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इन्वायरमेंटल गैसेस को लेना, अंदर लेना, यानी कि इनहेल करना, और उसको एक्सहेल करना, इट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ठीक है, और रेस्पिरेशन क्या है, बिल्कुल अलग है। बहुत सारे बच्चे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों को सेम सेम बता देते हैं, नहीं, बिल्कुल अलग है। देखिए यहाँ पर क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज को तोड़ना, ये प्रोसेस रेस्पिरेशन कहलाएगा, और सांस लेना, सांस छोड़ना, ये प्रोसेस ब्रीदिंग कहलाता है। ठीक है, हमने बाहर की हवा को अंदर भरा लंग्स में, और लंग्स से हमने बाहर निकाल दिया, बस ब्रीदिंग हो गया। ठीक है ना, ये प्रोसेस यहीं तक ब्रीदिंग है। और ग्लूकोज को ऑक्सीजन जाकर के तोड़ रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को तोड़ रहा है, एनर्जी निकाल रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। दूसरा, ब्रीदिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो ब्रीदिंग के अंदर हमारा नोज के बाद फेरिंग्स आएगा, फेरिंग्स के बाद ट्रैकिया आएगा, ट्रैकिया के ब्रांचेस होंगे, है ना, ट्रैकिया आएगा, ट्रैकिया जो है वो डिवाइड होगा ब्रोंकस में, ब्रोंकस डिवाइड होगा ब्रोंकियस में, पूरा डिवीजन मैंने आपको पढ़ाया है। और यहां से होते 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 एल्वियोलाई होगा, एल्वियोलाई में जाकर के गैसेस भर जाएंगी, यानी कि हमारे फेफड़े, है ना। तो देखो लंग्स भी पार्टिसिपेट करता है, नोज पार्टिसिपेट करता है, फेरिंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, ट्रैकिया के ब्रांचेस हो गए, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, ब्रीदिंग में, सांस लेने में, क्योंकि जो बाहर हवा जा रही है
वो हमारे नोज सारे रास्तों को कवर करते हुए जाके हमारे फेफड़े में भरती है, ठीक है। तो ये इन सारे ने पार्टिसिपेट किया ब्रीदिंग में। लेकिन रेस्पिरेशन की हम बात करें तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में तो रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है। तो रेस्पिरेशन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, केवल सेल का साइटोप्लाज्म और सेल के अंदर पाए जाने वाला हीरो, रेस्पिरेशन का हीरो, इट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। रेस्पिरेशन का हीरो कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये पार्टिसिपेट करता है और सेल का साइटोप्लाज्म होता है, इन दोनों से ही है ना, सेल का साइटोप्लाज्म और उसका माइटोकॉन्ड्रिया ये मिल करके क्या करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस को अंजाम देते हैं। यानी कि ग्लूकोज को तोड़ने का काम कहाँ हो रहा है, केवल सेल में हो रहा है। तो इसमें बहुत सारे ऑर्गन की जरूरत नहीं है ना, गैस को लंग्स तक भरने में हमारे बहुत सारे ऑर्गन ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और ये हो गया हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस। और ग्लूकोज को तोड़ने का काम केवल सेल और माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ने किया। इसलिए ये प्रोसेस कहाँ होता है, रेस्पिरेशन में केवल सेल और माइटोकॉन्ड्रिया ही पार्टिसिपेट करते हैं और ब्रीदिंग में ये सब पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है ब्रीदिंग जो होता है ये वॉलेंट्री एज वेल एज इनवॉलेंट्री है ना, वॉलेंट्री प्रोसेस भी है, इनवॉलेंट्री प्रोसेस क्या है, क्या मतलब है वॉलेंट्री का। वॉलेंट्री प्रोसेस का मतलब होता है कि आपकी इच्छा से होने वाला काम, ठीक है। तो देखिए हमारी इच्छा से, मेरा मन कर रहा है कि हाथ ऊपर कर लूं, ठीक है, मैं अपनी इच्छा से हाथ ऊपर कर रही हूँ, ये मेरा मन है, ठीक है। जब तक मन करेगा मैं इच्छा से हाथ ऊपर रखूंगी। ऐसा नहीं हो कि होगा कि मेरा शरीर जो है इसको हाथ को खींच खींच करके नीचे करेगा, है ना। तो ये वॉलेंट्री प्रोसेस हो गया, ओके। तो वॉलेंट्री प्रोसेस का मतलब होता है आंखें जैसे पलक बंद करना, ठीक है ना, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, ठीक है। मेरी जब तक इच्छा रहेगी मैं अपनी आंखों को बंद रखूंगी, है ना। मेरा शरीर ऐसा नहीं करेगा कि आकर जबरदस्ती मेरी आंखें खोल देगा, है ना। तो जो मैं अपनी इच्छा से करती हूँ वो कहलाता है वॉलेंट्री। और जो मेरी इच्छा से नहीं होता है, ठीक है, वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है वो प्रोसेस, वो होगा ही होगा, शरीर को वो करके रहेगा, चाहे आपकी इच्छा हो या न हो, आपको पसंद हो या न हो, वो शरीर करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इनवॉलेंट्री, ठीक है। इनवॉलेंट्री हिंदी में बोला जाता है इसको अनैच्छिक, और वॉलेंट्री बोलते हैं ऐच्छिक क्रिया। ऐच्छिक मतलब जो आपकी इच्छा के अनुसार चल रहा है, और इनवॉलेंट्री अनैच्छिक जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है। जैसे मैं अपने हार्ट को बोलूं कि थोड़ा तेज चलो, ऐसा होगा क्या, नहीं। मैंने अपने लंग्स को बोला कि बस थोड़ी देर रुक जा, रेस्ट कर ले, रेस्ट करेगा क्या, नहीं, है ना। तो आंखों को मैं बोल दूं कि आंखें खुली रखूंगी, मैं बंद करूंगी नहीं, ऐसा हो सकता है क्या, कि पॉसिबल है कि मैं कितनी देर तक अपनी आंखें खोल करके रख सकती हूँ, ज्यादा नहीं। एक ऐसा टाइम आएगा कि आंखों को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, ये वॉलेंट्री, थोड़ी देर के लिए आप इसको वॉलेंट्री कर सकते हैं, लेकिन वैसे ये क्या हो जाएगा, इनवॉलेंट्री। सांस लेना भी हमारा यही प्रोसेस है। आप चाहो तो थोड़े समय के लिए अपने सांस को रोक सकते हैं, वो पानी के अंदर चले जाते हैं ना, बाहर बहुत सारे दुश्मन है पानी के अंदर छुपे हुए हैं, तो और अपने सांस को थोड़ी देर के लिए रोक लिया, तो ये वॉलेंट्री प्रोसेस हो गया। थोड़ी देर के लिए आपने रोका है ना अपनी इच्छा अनुसार, तो वॉलेंट्री है। लेकिन कब तक इच्छा अनुसार रोकेंगे, तुरंत उसके बाद जो है अब आपका शरीर आपको इजाजत नहीं दे रहा है ना, आपका शरीर कहेगा नहीं 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 सांस लेना पड़ेगा, ठीक है। और आप सांस ले लेते हैं और दुश्मन को पता पड़ जाता है कि लो यहाँ पे है कोई, है ना, पानी के अंदर बुलबुले आने लगते हैं, सांस लिया और पता पड़ गया कि यहाँ पर कोई है। तो यानी कि पहले तो ये वॉलेंट्री था, आपकी इच्छा अनुसार था, बट ज्यादा देर तक आप इसको रोक नहीं सकते, तो ये क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री एज वेल एज इनवॉलेंट्री, है ना, ऐच्छिक भी है और अनैच्छिक भी है। लेकिन ये प्रोसेस जो हमारा है रेस्पिरेशन, ये क्या है, ये कंप्लीटली इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। अगर ग्लूकोज आपके शरीर के अंदर, आपके सेल के अंदर यदि ग्लूकोज पहुंच गया, अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंच गया और आप बोलोगे कि नहीं नहीं अभी ग्लूकोज को तोड़ना नहीं है, आप कितना भी ऑर्डर देते रह जाओ कि सेल तुमको ग्लूकोज को नहीं तोड़ना है, सेल तुम्हारे को ग्लूकोज को नहीं तोड़ना है, बट ऐसा नहीं होगा। सेल के पास पहुंच गया तो वो आपकी बिल्कुल नहीं सुनेगा, वो ग्लूकोज को तोड़ेगा, ग्लूकोज को तोड़ करके एनर्जी बनाएगा, ओके। यानी कि ये क्या है, कंप्लीटली इनवॉलेंटरी प्रोसेस है ना। ग्लूकोज टूटेगा ही टूटेगा, ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों सेल के अंदर पहुंच गए तो उसको तोड़ करके उसमें से एनर्जी निकालेंगे, खुद भी इस्तेमाल करेंगे, आपको भी देंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, इनवॉलेंटरी प्रोसेस। नो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ब्रीदिंग प्रोसेस में कोई एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता है। जब हम सांस ले रहे हैं तो उससे हमको एनर्जी नहीं मिल रही है। एनर्जी हमको कब मिल रही है, जब हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर बताया ना आपको, रेस्पिरेशन प्रोसेस, जब ग्लूकोज को तोड़ेंगे तब जाकर के एनर्जी मिलेगी। और ग्लूकोज को तोड़ना कौन सा प्रोसेस होता है बच्चों, ये होता है रेस्पिरेशन, है ना। तो ग्लूकोज को तोड़ने पर हमको एनर्जी मिलेगी, सांस लेने में कोई एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता है। ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, क्या ये प्रोसेस सेल के अंदर हो रहा है, ब्रीदिंग प्रोसेस, नहीं,
सेल के अंदर तो नहीं हो रहा है। नाक के अंदर से एक जगह है, बस एक पाइप है, यहाँ से नोज से होते 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 पाइप है जो कि लंग्स तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक रास्ते से हवा पहुंचा 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 चलते चलते लंग्स तक पहुंच गया, यही प्रोसेस है। तो इसमें कोई सेल के अंदर का तो प्रोसेस हो नहीं रहा है, तो ये क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस होता है, सेल के बाहर होने वाला प्रोसेस है। सेल के बाहर जो जगह है वहां से हवा अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है। और रेस्पिरेशन ये कहाँ हो रहा है प्रोसेस, सेल के अंदर हो रहा है ना। ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, इसलिए ये क्या कहलाता है, इंट्रासेलुलर प्रोसेस, ठीक है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है और ये क्या है, इंट्रासेलुलर प्रोसेस है। ब्रीदिंग जो होता है इसमें क्या कोई एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं इस प्रोसेस में, बिल्कुल नहीं, है ना। ये एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। एक और लिख लो इसमें कि ये क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस होता है, फिजिकल। और ये क्या होता है, ये होता है केमिकल। देखिए ये क्या है, क्या इसमें कोई एंजाइम का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल नहीं। एंजाइम क्या करेंगे, है ना, एंजाइम का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। गैस को बस अंदर ले जाना है, लंग्स तक ले जाना और लंग्स से वापस लेना है। चलो तुमको लंग्स तक छोड़ गया हूं, ठीक है, गया लंग्स तक पहुंच गया, अब आ जाओ, चलो ठीक है, घूम लिया, बाहर निकलो, ठीक है। चलो तुम अब अंदर, तुम्हारे को अंदर ले गए, घूम लिया, चलो बाहर निकलो। इसमें एंजाइम का कोई रोल नहीं है और ये एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, फिजिकल प्रोसेस। और इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम। इसमें इस प्रोसेस में जो आपको इतना छोटा सा प्रोसेस दिख रहा है ना कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ दिया और एनर्जी निकल गई, ठीक है, एक्चुअल में ये प्रोसेस काफी लंबा होता है। इस प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से ग्लाइकोलाइसिस भी, आपको शॉर्ट में केवल जानना है कि ग्लाइकोलाइसिस कहां से कहां तक होता है, अदरवाइज बहुत लंबा चौड़ा ये प्रोसेस होता है। क्रेब्स साइकिल होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, तब जाकर के ये 38 एटीपी की एनर्जी मिलती है, कोई इतनी आसानी से नहीं मिलती है। इस वजह से एनर्जी का सही इस्तेमाल करना है, जो एनर्जी मिल रहा है ना इसका सही इस्तेमाल करना है। फालतू बातों में, फालतू इधर उधर दिमाग लगा करके इस्तेमाल नहीं करना है इसका। आपका जो टारगेट है, जो लाइफ में आपको बनना है, इतनी मुश्किल से सेल माइटोकॉन्ड्रिया मिलकर के एनर्जी बना रहे हैं, तो उस एनर्जी का सही अपने टारगेट पर इस्तेमाल करिए, ठीक है। तो ये एक काफी बड़ा प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस में क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं। और ये एक क्या है, एक ये केमिकल प्रोसेस है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। और ये क्या है, चूंकि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इस वजह से क्या है, ये केमिकल प्रोसेस होता है। ओके बच्चों, क्लियर। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, है ना। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का जो टोटल प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन, ये बच्चों अलग से इसके लिए मैं आपको पढ़ाऊंगी, सेल के अंदर रेस्पिरेशन क्या होता है, और वहां पर आप टोटल सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पर आपको मैं केवल टाइप्स यहां पर एक्सप्लेन कर देती हूँ, एक्चुअल में मैंने वो पढ़ा लिया है ना। देखिए टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जो होता है ये दो तरीके का होता है, एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होने वाला रेस्पिरेशन और दूसरा ऑक्सीजन के एब्सेंस में होने वाला रेस्पिरेशन। जैसे यहाँ आप रेस्पिरेशन जो देख रहे हैं, इस रेस्पिरेशन में आपने देखा ना कि यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज नहीं टूट रहा है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस से ही ग्लूकोज यहाँ पर टूटता है और एनर्जी मिलती है। ये प्रोसेस अगर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस से हो रहा है तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना। और ये चीज बच्चों मैं पढ़ा चुकी हूँ, पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, ये वाला पार्ट, उसमें भी हमारा ये आधा रह गया था, इसमें मैंने कवर कर लिया, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति से, ऑक्सीजन के प्रेजेंस से ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा तो अधिक अमाउंट में हमको एनर्जी मिलेगी, इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाएगा। और ये एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, चाहे ये प्लांट्स हो या ये प्लांट्स में या एनिमल्स में, है ना, एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में एक जैसा ही होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, जिसका सेपरेट वीडियो आप देखेंगे। ये क्या है, एनाइरोबिक रेस्पिरेशन दूसरा होता है। एनाइरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ये पौधों में अलग और एनिमल्स में अलग होता है, प्लांट्स में अलग और एनिमल्स में अलग। एनाइरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन नहीं मिलता है और ग्लूकोज को तोड़ना मजबूरी बन जाती है, तो इस तरीके के रेस्पिरेशन को, मतलब बिना ग्लूकोज के, बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज को तोड़ो, ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनाइरोबिक रेस्पिरेशन। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन जो है ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन है या नहीं है
उसके बेस पर रेस्पिरेशन को 2 भागों में बांटा गया है। ये कंडीशन पर डिपेंड करेगा। अदरवाइज सबको ऑक्सीजन मिलता रहता है और बहुत ऑक्सीजन मिलता है, सांस तो लेते ही रहते हैं, बहुत ऑक्सीजन मिलता है, आराम से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही मोस्टली ये प्रोसेस होता है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, अब कौन सा वो कंडीशन होगा जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वो कंडीशन मैं आपको बताती हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट्स में। जैसे सूजी हमने लिया, ठीक है ना, देखिए यहां पर मैंने सूजी ले लिया और सूजी को लेकर के उसमें थोड़ा पानी वानी डाल करके, जो कुछ भी आपको डालना है, या पानी नहीं डाल करके, सूजी में मैंने पानी मिलाया, पानी मिला करके उसको भिगो करके रख दो। ठीक है, जब 4, 5, 6 घंटे बाद आप देखेंगे तो आपने क्या देखा, 4 घंटे बाद आपने देखा तो आपकी सूजी जो है वो फूल करके, पहले यहीं तक था ये, ठीक है, अब ये फूल करके यहाँ इतना ऊपर तक हो जाएगा। कैसे हुआ ये फूल करके ऊपर? और जब उसको आप थोड़ा सा उसको हिलाएंगे ना तो आपको दिखेगा कि उसके अंदर बहुत सारी गैसेस भरे हैं ना, थोड़ा स्पॉन्जी ऐसे गैसेस ऐसा लगेगा ही है ना, ऐसे ऐसे करते करते ही आपको लगेगा कि बहुत ही फ्लफी ऐसे लग रहा है, इसमें से गैसेस निकल रहे हैं, इस तरीके का हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक में क्या हुआ, बीच में क्या हुआ, ठीक है, वो चीज देखो। जब आपने यहाँ पे सूजी डाला था इसमें, ठीक है, तो एनवायरमेंट में यीस्ट होते हैं, यीस्ट सेल, यीस्ट के सेल होते हैं, ये यीस्ट सेल इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया, कवर कर दिया, तो यहाँ पर क्या था, एनवायरमेंट में यहाँ पर जितनी गैसेस थे उसमें जितने ऑक्सीजन थे उसका तो इस्तेमाल किया इन्होंने। ठीक है, बाद में अब क्या करेंगे, अब तो इसके इतने आपने ढक दिया है ना इसको, तो उसमें से जो गैसेस थे वो तो खत्म हो गए। जब गैसेस खत्म हो गए तो ये क्या करेंगे, बिना ऑक्सीजन के, अब ऑक्सीजन यहाँ पर है नहीं, है ना, और यीस्ट सेल यहाँ पर क्या करते हैं, इसको खा करके अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, है ना, इनकी संख्या हो गई है यीस्ट सेल की बहुत ज्यादा, ये बेचारे यहाँ पर यीस्ट सेल फंसे हुए हैं, है ना, इनकी संख्या ज्यादा हो गई, इनको सांस लेना है, ऑक्सीजन इनको नहीं मिल रहा है। इन सेल के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज तो है, भोजन तो है यहाँ पर, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पर ढक्कन लगा दिया था। ठीक है, तो ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रहा है, उसकी वजह से ये क्या करेंगे, इन यीस्ट सेल को, यीस्ट क्या है, एक सेल है, यीस्ट क्या है बच्चों, ये एक सेल है, इस एक सेल को ये अपने आप को जिंदा कैसे रखेगा, एनर्जी बनाएगा तब तो जिंदा रखेगा। मैंने अभी बताया ना आपको कि ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ते हैं, जो एनर्जी निकलती है, ये इस एनर्जी को सेल पहले अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, खुद इस्तेमाल करते हैं, फिर वो आपको देते हैं और तब आप उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये यीस्ट सेल इसी एनर्जी से ही अपना जो एनर्जी ये बनाएगा, रेस्पिरेशन करेगा, उसमें जो एनर्जी निकलती है उसी एनर्जी से ये अपने आप को सर्वाइव करेगा, अपना पूरा काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको ऑक्सीजन तो मिल नहीं रहा है, अब क्या करेगा, बहुत देर तक वेट करता है कि कोई आ जाए, ढक्कन हटा दे, थोड़ा सा ऑक्सीजन मिल जाए, कोई तो आए, ढक्कन हटा दे, ऑक्सीजन मिल जाए, लेकिन कहाँ कोई आता है ना, किचन में उसको बंद करके ढक करके रख दिया है कि सीधे शाम को चलेंगे। ठीक है, अब देखो, अब उस कंडीशन में क्या होगा कि यीस्ट सेल के अंदर ग्लूकोज तो अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन इनको नहीं मिल रहा है। उस कंडीशन में ये क्या करेंगे, कब तक रहेंगे ऐसे, कब तक बैठे रहेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस, ऑक्सीजन आ जाए, कब तक बैठे रहेंगे। अब ये क्या करते हैं, मजबूरी में उस ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन के ही तोड़ देते हैं। ठीक है, इनके पास दूसरा रास्ता भी है कि ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन के ही तोड़ो, तो ये ग्लूकोज को क्या करेंगे, विदाउट ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ऑक्सीजन नहीं है और ये ग्लूकोज को इन्होंने तोड़ दिया, उस कंडीशन में प्रोडक्ट अलग बनेगा, है ना। तो प्रॉब्लम क्या है, अगर ग्लूकोज ऑक्सीजन के एब्सेंस से भी टूट सकता है तो फिर हम वैसे ही क्यों नहीं कर लेते, इसलिए नहीं करते हैं कि अब जब ग्लूकोज टूटा है, इतनी मुश्किल से तो खाना खाया, डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब किया, सेल तक जो है खाना पहुंचा है, अब उस एक मॉलिक्यूल्स से जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में उसको तोड़ेंगे, बिना ऑक्सीजन के तोड़ेंगे, तो आपको एनर्जी बहुत कम मिलती है, 2 ATP की एनर्जी मिल रही है, बताओ क्या है ना, एनर्जी बहुत वहां पर हमको क्या मिलता है, कम मिलता है, 2 ATP का एनर्जी मिल रहा है, बहुत कम एनर्जी मिलती है, बात समझ आ रही है आपको। और यहाँ जब ऑक्सीजन रहे तो हमको 38 ATP की एनर्जी मिल रहा है। तो इतना लंबा चौड़ा खाने पीने का सारा प्रोसेस किया, है ना, और लास्ट में फाइनली एनर्जी हमको जब इतना कम ही लेना था तो फिर क्या फायदा होगा। इसलिए पहला फर्स्ट प्रियोरिटी देते हैं हर एक सेल कि पहले ऑक्सीजन भरपूर मिल जाए, मजे का मतलब अच्छा ऑक्सीजन मिल जाए पूरा सफिशियंट, जब ढेर सारा खूब मजे हो ऑक्सीजन के, ढेर सारा सफिशियंट ऑक्सीजन मिले तो उस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ग्लूकोज को तोड़ना है। ठीक है, मजबूरी आ जाती है जब, तब हमको तोड़ना ही पड़ेगा। अब ये ग्लूकोज क्या होगा, यीस्ट क्या करेगा कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन के एब्सेंस से तोड़ देगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एथेनॉल बनेगा, इथेनॉल। ठीक है, C2H5OH इथेनॉल बनता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ठीक है, और यहाँ पर ATP की एनर्जी कम, फ्यू अमाउंट ऑफ ATP एनर्जी, है ना, बहुत ही कम, थोड़ा सा हमको ATP का एनर्जी यहाँ पर मिलता है। अब जितना एनर्जी मिला है उतने एनर्जी से ही इनको काम करना है, उतने से ही सर्वाइव करना पड़ेगा, लाचार हैं ये।
ठीक है, क्योंकि अब ऑक्सीजन यहाँ पर है नहीं। अब देखिए जब इसको ये ढक्कन हटाएंगे तो हम देखेंगे कि ये जो है फूल गया क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा CO2, देखिए बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड भी इसके अंदर आ गया है ना, CO2 निकल रहा है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारा निकल जाता है। जब उसको ऐसे करते हैं ना तो आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है बाहर, वो जो पूरा ऐसे हो गया ना, फ्लफी हो गया, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड में गैसेस भरे हुए हैं। कौन सा गैस भरा हुआ है? CO2 गैस। CO2 गैस कहां से आया? क्योंकि ये एनाइरोबिक रेस्पिरेशन हुआ था, इसके अंदर एनाइरोबिक रेस्पिरेशन हुआ जिससे कि CO2 आया। और इसको जब आप टेस्ट करोगे ना तो थोड़ा खट्टा खट्टा सा ये लगेगा, है ना। टेस्ट भी इसका चेंज हो गया। क्यों टेस्ट चेंज हुआ? क्योंकि ग्लूकोज टूटा तो क्या बना था? एथेनॉल बना था, एथेनॉल। उस एथेनॉल की वजह से अब इसके अंदर एथेनॉल भी आ गया, इसके अंदर CO2 भी आ गया। जब आप ऐसे करोगे तो चलो CO2 तो निकल गया, ठीक है, लेकिन उसके अंदर एथेनॉल जब मिक्सअप हुआ है उसकी वजह से उसका टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ओके, और ये प्रोसेस एनाइरोबिक रेस्पिरेशन जो प्लांट्स में हुआ, ठीक है, प्लांट में जो ये एनाइरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, इसका दूसरा नाम होता है फर्मेंटेशन। क्या होता है बच्चों? फर्मेंटेशन। एग्जाम में जरूर पूछता है ना कि व्हाट इज फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन ही एनाइरोबिक रेस्पिरेशन है प्लांट्स में। जब प्लांट्स में एनाइरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो इसको क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं। क्लियर? यहां तक का प्रोसेस हमारा हो गया बच्चों। अब एनिमल्स की बात करते हैं। एनिमल्स को ऐसा कौन सा कंडीशन होता है जब उनको ग्लूकोज नहीं मिलता है, सॉरी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है? बार बार तो हम सांस ले रहे हैं ना, आराम से सांस ले रहे हैं। जब हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन हमारे हर एक सेल तक पहुंचेगा। फिर वो कौन सी कंडीशन आएगी जब हमारे सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है और हमारा सेल जो है वो लाचार हो जा रहा है और ग्लूकोज को तोड़ दे रहा है। इतनी मुश्किल से हमने खाना खाया था, डाइजेस्ट किया था और उस एब्जॉर्ब किया था और उस ग्लूकोज को तोड़ दे रहा है बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस से ही, है ना। ऑक्सीजन है नहीं और तोड़ करके कम एनर्जी से ही काम चलाना पड़ रहा है। वो सिचुएशन क्या होती है? सिचुएशन होती है ऐसा कि यदि आप बहुत ज्यादा रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक है, उस कंडीशन में आप जल्दी सांस लेते हैं ना, फास्ट ब्रीदिंग होती है, जल्दी सांस लेते हैं, तो सांस जल्दी ले रहे हैं। उस कंडीशन में ऑक्सीजन, अभी तक ऑक्सीजन जा रहा था सेल के पास, ठीक है ना, ऑक्सीजन को पहुंचाया जा रहा था, तब तक आपने दोबारा सांस ले लिया। अब ये ऑक्सीजन भी जा रहा था, तब तक आपने तीसरी बार सांस ले लिया, है ना, क्योंकि सांस की स्पीड क्या होगी? स्पीड, ब्रीदिंग रेट जो है वो बढ़ गया, जल्दी सांस ले रहे हैं आप, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर तरीके से हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो जब हमारे मसल्स के सेल में, मसल्स के जो सेल होते हैं, इन मसल्स के सेल में जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, यदि हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, आज मन किया कि चलो आज खूब एक्सरसाइज करेंगे, ऐसा कुछ भी अगर हम करते हैं तो हमको जल्दी सांस ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो अब मसल्स के सेल जो है वेट करते रहते हैं, इंतजार करते हैं कि ऑक्सीजन आएगा तो हम तोड़ेंगे, है ना, ग्लूकोज को तोड़ेंगे, एनर्जी निकालेंगे और तुम सबको एनर्जी मिलेगा मसल्स के सेल को। लेकिन ऐसा सिचुएशन बन नहीं पाता है। ऑक्सीजन आ ही रहा था, तब तक दोबारा फिर सांस ले लिया, दूसरे प्रोसेस में वो लग गया, तब तक तीसरी प्रोसेस में लग गए, है ना, डिस्टर्बेंस हो गया, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर वे में नहीं हो पा रही है। ऐसी कंडीशन में जो हमारे मसल्स के जो सेल होते हैं, मसल्स के सेल, वो क्या करते हैं? ग्लूकोज को ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही तोड़ देते हैं, ठीक है, कि चलो कोई बात नहीं, तब तक कुछ एनर्जी, अब लाचार है तो ज्यादा एनर्जी नहीं मिल रही है, कुछ एनर्जी से काम तो चलाओ, है ना, काम चलना चाहिए ना, कि चलो उतने पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, जितने पैसे हैं उतने पैसे में थोड़ा बहुत कुछ तो आएगा राशन, कुछ तो काम चलेगा, तो काम चलाने वाली बात हो गई, है ना। उस कंडीशन में क्या करते हैं ये, इस अपने जो इनका ग्लूकोज है, इतना कीमती ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन के बिना ही ये तोड़ देते हैं। जब ऑक्सीजन के बिना तोड़ते हैं तो क्या बनता है? यहाँ पर प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट बन जाता है लैक्टिक एसिड और थोड़े अमाउंट में क्या मिलता है हमको? एटीपी की एनर्जी, ठीक है। जब एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, तब का तो प्रोडक्ट एकदम फिक्स है, क्या बनेगा? CO2 H2O 38 एटीपी एनर्जी की मिलेगा, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। लेकिन जब ऑक्सीजन के बिना तोड़ते हैं तो वहां पर प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जाता है। प्लांट्स में प्रोडक्ट हो जाएगा एथेनॉल, CO2 और एनर्जी, ठीक है। एनिमल्स में चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड और एटीपी, ठीक है, लैक्टिक एसिड और एटीपी। यहाँ पर CO2 नहीं रिलीज हो रहा है, ध्यान रखना, लैक्टिक एसिड और एटीपी, ओके। अब ये लैक्टिक एसिड जो बने, ये कहाँ बने हैं? ये मसल्स के सेल के अंदर ही बन गया ना, मसल्स के सेल के अंदर बन गया, क्योंकि मसल्स के सेल के को ही ऑक्सीजन नहीं मिल पाया था। ऑक्सीजन की सप्लाई जब नहीं मिली थी तो उन्होंने ग्लूकोज को तोड़ दिया था। तो लैक्टिक एसिड यहाँ हाथ में बन जाते हैं, यहाँ थाई में बन जाते हैं, मसल्स जहां जहां है ना, वहां पे ये बन जाते हैं, लैक्टिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। अब ये लैक्टिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो वहां पे बन गए, उसकी वजह से बहुत मुश्किल आने लगती है, परेशानी आने लगती है। क्या परेशानी आने लगती है? प्रॉपर वे में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है,
ठीक है। तो ये क्रिस्टल्स जब तक यहाँ रहते हैं, इनको यहाँ पर डिजोल्व होने में, टूट करके रास्ता साफ करने में, खाली करने में, इनको हटाने में, या इनका कहो इफेक्ट कम करने में, खत्म करने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो जब तक ये लैक्टिक एसिड के क्रिस्टल्स यहाँ पर पड़े रहते हैं, तब तक आप देखेंगे कि आपको पेन होता है, एक अजीब सा पेन होता है ना। अगर आप रोज रोज एक्सरसाइज नहीं करते हैं, डेली का आपका रूटीन नहीं है एक्सरसाइज का, आज आपने सोचा कि चलो रनिंग कर लेना, दौड़ने भागने लगे, ठीक है, रनिंग करने लगे, उस कंडीशन में आप देखेंगे कि आपका थाई में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, एक अजीब सा पेन होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि पैर एकदम कोई पकड़ रखा है ना, चलने ही नहीं दे रहा। सीढ़ी पे चढ़ोगे, कभी सीढ़ी पे चढ़ते नहीं, बहुत ज्यादा सीढ़ी चढ़ो, उसके बाद पैर से चढ़ा ही नहीं जाएगा, सबके साथ ये होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रैम्प्स, है ना। ऐसा लगेगा कि पैर एकदम जकड़ गया हो, तो क्रैम्प्स, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया है उस कंडीशन में। और लैक्टिक एसिड के बनने की वजह से ये आपको मसल्स में यहाँ पर लैक्टिक एसिड बन गया, इसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं, इस वजह से ब्लड सप्लाई यहाँ पे लो हो जाती है, इस वजह से हमको पेन होता है, जिसको हम क्रैम्प्स कहते हैं, यानी कि जकड़ जाना, एकदम ऐसा लगता है कि किसी ने पकड़ रखा हो, ठीक है, एकदम हिलता डुलता नहीं है, बहुत ही कष्ट होता है। 1-2 दिन तक तब तक कष्ट रहेगा जब तक कि लैक्टिक एसिड रहेगा। धीरे धीरे लैक्टिक एसिड का इफेक्ट अपने आप खत्म हो जाता है और ये पेन भी खत्म हो जाता है। तो बच्चों ये हो गया हमारा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट्स में क्या होता है, क्या प्रोडक्ट बनता है, और इसका दूसरा नाम क्या है, फर्मेंटेशन। जरूर याद रखना है ये बात। और उसके बाद ये क्या है हमारा, एनिमल्स में, ठीक है, एनिमल्स में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंस, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या हाल होता है और ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हाल होता है, हमने दोनों अच्छी तरीके से पढ़ लिया, ठीक है। अब ग्लूकोज कैसे टूटा है वो सब कुछ मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब इस चैप्टर में बच्चों हमारा सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, वो क्या है कि एटीपी। बार बार जो हम सुन रहे हैं एटीपी एटीपी एटीपी, इस एटीपी के बारे में क्या है ये एटीपी, और ये एटीपी कैसे एनर्जी देता है, ठीक है, क्या ला ला करके ये देगा, हाँ ना, लो ये पावर है ना, ऐसा कुछ नहीं है ना, किस तरीके से ये हमको एनर्जी देता है, इसकी पूरी हिस्ट्री, बहुत बड़े में नहीं, शॉर्ट में 10 से थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो एटीपी की पूरी हिस्ट्री हम देखेंगे। एक वीडियो बनेगा और इसका, और इसके बाद हमारा रेस्पिरेशन चैप्टर यहाँ पर डन। ओके बच्चों, अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके।